नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल रिडक्शन का एक सम जो है वो करवाऊंगा। ये सम जो आज हम करेंगे वो सम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पूरा वीडियो देखना, स्टेप बाय स्टेप हम सारे जो एडजस्टमेंट है उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आज के इस सम की एक स्पेशल बात ये है कि उसमें जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे और जो भी बैलेंस उसमें रहेगा, दैट इज रिमेनिंग बैलेंस जो भी आएगा, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। जनरली उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम जाने देते हैं, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसके लिए एक अलग एडजस्टमेंट आज के इस सम में दिया गया है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे ऑफ कैपिटल रिडक्शन। ये थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओके, 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियो में। और इस सम की जो लिंक है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो कराऊंगा उसकी लिंक जो है पीपीटी की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आप वहाँ जाके भी ये जो पीपीटी है वो डाउनलोड करके आराम से ये सम अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, अपना जो भी बुक्स है, पेन और कैलकुलेटर है वो सब लेके बैठ जाइए और मेरे साथ ये कैलकुलेट कीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ कैपिटल रिडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ राजेश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 इज एज फॉलोज। एक राजेश लिमिटेड की बैलेंस शीट हमको दी गई है। इस बैलेंस शीट में खास बात यह है कि इसमें प्रीवियस हमने जो सम किए उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो जनरली नहीं दिया था, लेकिन इस सम में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट की एक जो स्पेशल बात है कि उसके लिए चाहे आपको कोई एडजस्टमेंट दिया ना गया हो, लेकिन हमें अपने आप से समझना पड़ेगा कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट पे करने के लिए कंपनी के पास प्रॉपर और सफिशिएंट कैश बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट कंपनी ऐसे ही पे कर देगी। तो उसका एक आपको ध्यान रखना है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए प्रॉपर कैश बैलेंस कंपनी के पास है तो ऑटोमेटिकली हमको वो पे कर देनी है। उसके लिए आपको चाहे तो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट ना दिया गया हो, एडजस्टमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, तो भी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो पे कर देना है। इफ़ कंपनी हैज़ सफिशिएंट बैलेंस देन ओनली। अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो फिर हम बैंक ओवरड्राफ्ट पे नहीं करते हैं। अगर एडजस्टमेंट में नहीं दिया गया है, कंपनी के पास प्रॉपर कैश बैलेंस भी नहीं है, तो हमको बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो पे नहीं करना है। तो चलिए लायबिलिटी साइड देख लेते हैं क्या दिया गया है। इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुली पेड अप, वो 8 लाख रुपीज़ के है। 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुली पेड अप, 4 लाख रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, जनरल रिजर्व 30,000, 15% डिबेंचर्स 3 लाख एंड क्रेडिटर्स 2 लाख। इसके साथ ही और लायबिलिटी साइड क्या दिया गया है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। ओके, जैसे मैंने बोला था इस बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया गया है, 50,000 है। अब देख लेते हैं असेट साइड जो इंफॉर्मेशन दी गई है। गुडविल 160, पैटर्न 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 4 लाख की है, प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000, इन्वेस्टमेंट 1,50,000, स्टॉक 250 एंड डेटर्स 3,12,000। पीएनएल अकाउंट यानी कि जो लॉस है, क्योंकि असेट साइड दिया गया है तो पीएनएल अकाउंट है 1,90,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया गया है 23,000। बैलेंस शीट का टोटल हमारे पास 18 लाख है। एडजस्टमेंट में देखें तो द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल वॉज एज फॉलोज, जिसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट है इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिटर्न डाउन अप टू ₹60 ईच। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि सर यहाँ पे ₹60 दिया है तो ₹60 इक्विटी शेयर में से कम करना है या ₹60 रखना है। ओके, तो उसके लिए आप एक सिंपल स्टेटमेंट याद रखिए। अगर अप टू या टू ऐसा वर्ड यूज़ होता है, अप टू और टू ऐसा वर्ड यूज़ होता है, तो आपको उतनी अमाउंट रखनी है, उतनी बैलेंस उसकी रहेगी। रिमेनिंग बैलेंस जो है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ₹100 का शेयर है और कहाँ गया है रिड्यूस अप टू 60, दैट मीन्स 60 आपको रखना है, यानी कि ₹40, 100 में से 60 रखना है तो रिड्यूस कितना हुआ, ₹40। तो ₹40 आपका रिड्यूस होगा इस तरीके से। अगर समझ लो बाय वर्ड यूज़ होता है, रिटर्न डाउन बाय और रिड्यूस बाय, अगर बाय वर्ड यूज़ होता है तो जितना बाय वर्ड के साथ दिया गया है कि बाय ₹60, तो 60 कम करो, जितनी रिमेनिंग अमाउंट रहेगी वो आपकी न्यू बैलेंस शीट में आएगी।
₹100 के इक्विटी शेयर है और कहाँ गया है, रिड्यूस बाय 60। अगर बाय वर्ड यूज़ किया तो ₹60 कम करो तो ₹40 रहेंगे, ₹40 न्यू बैलेंस शीट में आएंगे। तो ऐसा सिंपल फॉर्मूला अगर चाहे तो आप अपनी नोटबुक्स में भी लिख सकते हो। अप टू या टू वर्ड यूज़ किया गया है तो उतनी अमाउंट रखो, बाकी की जो डिफरेंस की अमाउंट है उतनी राइट ऑफ करो। और बाय वर्ड यूज़ किया गया है दैट मीन्स जितनी अमाउंट दी गई है बाय वर्ड के बाद में, क्या यानी कि बाय ₹4 बाय ₹60, उतनी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिड्यूस कर दो, जितनी बचेगी अमाउंट वो आपकी न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी। ओके उसका भी सेकंड एडजस्टमेंट है, इसमें कहाँ गया है, इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिटर्न डाउन अप टू ₹60, यानी कि ₹60 हमको रखने हैं। ₹100 का इक्विटी शेयर है, 60 रखने हैं, यानी कि ₹40 इक्विटी शेयर में से हम रिड्यूस करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिटर्न डाउन बाय ₹4 ईच, यानी कि बाय वर्ड यहाँ पे आप देखो दोनों जो मैं बोल रहा था वो दोनों इसमें आ गए। फर्स्ट एडजस्टमेंट में अप टू यानी कि ₹60 रखने हैं, ₹40 रिड्यूस करेंगे। और सेकंड एडजस्टमेंट में बाय वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि आपको ₹4 रिड्यूस करने हैं, रिमेनिंग जितने रहेंगे उतनी न्यू बैलेंस शीट में आएंगे। से फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर हमको ₹10 के दिए गए हैं बैलेंस शीट में, यहाँ पे किया गया है, कहाँ गया है, रिटर्न डाउन बाय 4, दैट इज़ ₹4 हमको रिड्यूस कर देने हैं। ₹6 जो रहेंगे वो आपकी न्यू बैलेंस शीट में आ जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ओके बाय वर्ड यूज़ क्या, बाय वर्ड अगर यूज़ हुआ है तो उतने रुपीस आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिड्यूस कर ही दो। ओके देन आफ्टर थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंसेस इज नॉट डिक्लेयर्ड एंड पेड फ्रॉम 1/4/2014। हमको बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2016 की दी गई है, यानी कि 1/4/2014 से लेके 31 मार्च 2016 तक आप ईयर काउंट करोगे तो 2 साल होंगे। 2 साल का प्रेफरेंस या डिविडेंड पे नहीं हुआ है, तो वो कैसे पे हो रहा है वो देखते हैं। दे विल बी गिवन इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट द अक्रूड प्रेफरेंस डिविडेंड, जितना भी प्रेफरेंस डिविडेंड एरियस रहेगा उसके लिए इक्विटी शेयर हमको इश्यू करने हैं। देन आफ्टर फोर्थ एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर 180। इसमें हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट जो है वो है, द क्रेडिटर्स एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट एज टू 75% देयर ऑफ बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि क्रेडिटर्स की जो 100% अमाउंट है बैलेंस शीट में दी गई है उसको हम पे कर रहे हैं। कैसे, उसको हम सेटल कर रहे हैं। कैसे सेटल करेंगे, 75% जो टोटल अमाउंट है क्रेडिटर्स की उसके 75%, 100% में से 75% हम उसको इक्विटी शेयर दे देंगे एंड 15% इन कैश, 15% जो है उसके लिए कैश दे देंगे। और द बैलेंस बीइंग वेव्ड, यानी कि 75 + 15 अगर आप करो तो कितना हो जाएगा टोटल 90%। तो अभी भी 10% जो है वो रिमेनिंग है। 10% वो क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स वेव कर दे रहे हैं, यानी कि वो उसको नहीं चाहिए। दैट मीन्स उतना 10% जो है वो कंपनी को बेनिफिट होगा, वो जो बेनिफिट होगा वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड। देन आफ्टर सिक्स्थ जो है वो देख लेते हैं, डिबेंचर होल्डर विल एक्सेप्ट 80% ऑफ देयर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन फुल सेटलमेंट। डिबेंचर होल्डर की जितनी भी अमाउंट टोटल बैलेंस शीट में दी गई है उसमें से 80% हम पे कर देंगे, 20% इनडायरेक्टली। इसका क्या मतलब हो गया, 20% जो है वो डिबेंचर वेव कर रहे हैं, जैसे क्रेडिटर्स अपने 10% वेव कर रहे हैं, इसी तरह डिबेंचर्स भी अपने 20% इनडायरेक्टली, कहाँ नहीं गए लेकिन ये आपको समझना है। 80% जो है वो पे करोगे आप, यानी कि 20% बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, वेव। आगे कहाँ गया है उसमें हम देखते हैं, 80% ऑफ देयर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंसेस इन फुल सेटलमेंट, उसका फुल सेटलमेंट हम कर देंगे, यानी कि 1 लाख रुपीज़ पे करने, उसका 80% यानी कि 80,000 ही पे करेंगे। लेकिन हमको समझना है कि पूरा 1 लाख पे हो गया, उसका मतलब 20% वो वेव कर रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल डिबेंचर की अमाउंट बैलेंस शीट में अलग दी गई है, वो हम कैलकुलेट करेंगे तब देखेंगे। तो 20% हमको डिबेंचर होल्डर उसमें भी फ़ायदा होगा, और 80% जो हम पे करेंगे वो कैसे पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर जो है वो दे के पे करेंगे। सेवन्थ एडजस्टमेंट है, द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व वर टू बी यूटिलाइज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जब आप कैपिटल रिडक्शन करो तो एज अ फंड आप जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों को यूज़ करोगे। एट्थ एडजस्टमेंट है, गुडविल पैटर्न डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, यानी कि जो लॉस है, एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। ये सारी चीज़ें गुडविल पैटर्न, P&L अकाउंट और
एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये चारों चीज़ें हमें क्या करनी है, राइट ऑफ करनी है, यानी कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड लिख देंगे। देन आफ्टर 9th जो एडजस्टमेंट है वो है द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी यूटिलाइज इन राइटिंग डाउन प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। तो यहाँ पे आपको एक बात तो पता चल ही गई कि अगर कोई अमाउंट बचती है, कोई अमाउंट जो बैलेंसिंग रहती है, तो वो आपको यूज़ करनी है प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक को राइट ऑफ करने के लिए। क्लियर? प्रीवियस सेकंड सम हमने जो किया था, ओके, तो उसमें क्या था, अगर कोई अमाउंट डेफिसिट है, कैपिटल रिडक्शन आप करते हो लेकिन फंड कम पड़ रहा है, तो आप इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में से बैलेंस जो है वो ला सकते हो। ऐसा एडजस्टमेंट प्रीवियस सम में था। क्लियर? तो हमने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस करके बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र की थी क्योंकि फंड कम पड़ रहा था। लेकिन इस सम में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस सम में ये अलग है, फंड कम नहीं पड़ रहा है, फंड जो है ज़्यादा है, यानी कि सरप्लस है। तो सरप्लस फंड का क्या करोगे आप? जनरली वो तो कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि सरप्लस फंड कोई भी रहता है तो उसको आप प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक को राइट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज करो, जिसका प्रोपोर्शन रहेगा 3:1। यानी कि से फॉर एग्जांपल आपके पास 4,000 रुपीज़ सरप्लस है, तो उसमें से 3,000 से आप प्लांट एंड मशीनरी राइट ऑफ करो और 1,000 से स्टॉक राइट ऑफ कर दोगे, यानी कि उतनी उतनी अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक में से रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे ये 9th जो एडजस्टमेंट है वो अलग है इस सम में, तो ध्यान से देखिएगा। ये सम करना क्या है हमको, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ व्रजेश लिमिटेड एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। ओके, कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट कैलकुलेशन है वो इक्विटी शेयर के लिए देखेंगे। इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिटर्न डाउन अप टू ₹60 ईच। ओके, 60 रुपीज़ जो है वो रखने हैं क्योंकि वर्ड अप टू यूज़ हुआ है, जैसे कि मैंने कहा, तो 60 रुपीज़ रखेंगे 100 रुपीज़ में से, तो 40 रुपीज़ रिड्यूस करेंगे। इसलिए वी नीड टू रिड्यूस इक्विटी शेयर्स अप टू ₹60 सो एज टू 40 रुपीज़ इज रिड्यूस। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है, एक्टिव माइंड से कैलकुलेट करना है, वरना आप 60 रुपीज़ अगर रिड्यूस कर दोगे तो सम जो है वो गलत हो जाएगा। तो 100 रुपीज़ का शेयर था, उसमें से 40 रुपीज़ हम रिड्यूस करेंगे। सो इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे हमको, 8 लाख कैपिटल है, 8 लाख डिवाइडेड बाय 100 करो तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 8,000। 8,000 शेयर्स को आप 40 से मल्टीप्लाई करो। ओके, टोटल जो 8,000 शेयर है वो पर शेयर हम 40 रुपीज़ रिड्यूस कर रहे हैं, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो टोटल हम जो 8 लाख कैपिटल है उसमें से 3,20,000 जो है वो रिड्यूस कर देंगे। सेकेंड जो एडजस्टमेंट था वो कैलकुलेट करते हैं प्रेफरेंस शेयर के लिए। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिटर्न डाउन बाई ₹4 ईच। बाई वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, यानी कि उतने रुपीज़ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिड्यूस कर ही देने हैं। 4 रुपीज़ जो है वो 4 रुपीज़ आप रिड्यूस कर देंगे। वी नीड टू रिड्यूस 4 रुपीज़ इन प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो आपको 10 रुपीज़ ईच के दिए गए हैं। 4 लाख रुपीज़ टोटल कैपिटल है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 करो तो आपके पास 40,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे। पर शेयर 4 रुपीज़ रिड्यूस कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई बाई 4, तो टोटल 1,60,000 आप रिड्यूस करोगे प्रेफरेंस शेयर्स में से। और ये दोनों अमाउंट जो भी हमने रिड्यूस की है वो याद रखना, ये 3,20,000 और 1,60,000 जितनी भी हमने रिड्यूस की है कैपिटल में से वो आ जाएगा एज अ फंड हम यूटिलाइज करें, तो वो आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड। ये मैं क्यों हर बार ये बोलता हूँ कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ताकि आपको जर्नल एंट्री करने में आसानी हो। ये आपको पता चल गया, दोनों जो कैपिटल रिड्यूस की है वो आ जाएगी कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड, तो आपको जर्नल एंट्री क्या हो गई, ये जर्नल एंट्री क्या हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट हो रहा है। ऐसे अगर आप याद रखोगे तो आपको जर्नल एंट्री याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से सारी जर्नल एंट्री जो है वो आप कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कौन सी एंट्री कहाँ पे आएगी। अगर मैं कहता हूँ कि ये आएगा कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड, तो आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो अकाउंट ऐसा कर सकते हो। इसके लिए मैं बार बार ये कहता रहता हूँ आपको। थर्ड कैलकुलेशन देख लेते हैं। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट डिक्लेयर्ड एंड पेड फ्रॉम 1/4/2014। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले देखा कि 2 साल का डिविडेंड जो है वो बाकी है 1/4/2014 टू 31 मार्च 2016, जो करंट ईयर की बैलेंस शीट दी गई है वहाँ तक, तो 2 साल का डिविडेंड बाकी है। दे विल बी गिवन इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट द एक्रूड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो पहले तो हम
ईयर काउंट करेंगे। डिविडेंड इज़ नॉट डिक्लेयर सिंस लास्ट 2 ईयर्स, तो हमको तो ईयर पता चल गए, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप ईयर डेट भी लिख सकते हो 1/4/2014 टू 31 मार्च 2016। अब डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। डिविडेंड ऑफ 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू 4 लाख, जो बैलेंस शीट में हमको प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल दी गई है, 9% के प्रेफरेंस शेयर्स है। सो 4 लाख के आप 9% करोगे तो वो आ जाएगा 36,000, और 2 साल का बाकी है तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 36,000, एंड अगेन इट इज मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट कम्स टू 72,000। यहाँ पे प्रेफरेंस से डिविडेंड कोई भी वेव नहीं हो रहा है। प्रीवियस सम में वो वेव हुआ था, 4/5 पार्ट हमने वेव कर दिया था, ओनली 1/5 पार्ट ही पे किया था, लेकिन यहाँ पे हमको पूरा पे करना है 100%। कैसे पे करेंगे? इक्विटी शेयर इश्यू करके। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कितने के इश्यू होंगे? 72,000 रुपीज़ के। ओके, सो पेड बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 72,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर में हम 72,000 प्लस कर देंगे जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तब। और ये 72,000 अगर आप पे कर रहे हो तो वो कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड भी आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा है कि प्रेफरेंस शेयर जितना पे करोगे उतनी ही हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो ये जो है आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड 72,000। फिर चाहे आप इक्विटी में पे करो या चाहे आप कैश में पे करो। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट जो हमने सोल्ड किया है, कितने में सोल्ड किया है? 1,80,000 में। सो सेलिंग प्राइस जो है 180 है। बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी गई है वो कितनी है? 1,50,000। अगर आप 180 में से 150 माइनस करो तो 30,000 का, यानी कि सेलिंग प्राइस में से बुक वैल्यू हमने यहाँ पे माइनस की, तो प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा 30,000। अगर आप बोले कि सर अगर ऐसा होता कि 2 लाख रुपीज़ बुक वैल्यू होती तो पहले मैं ये लिखता, बुक वैल्यू 2 लाख रुपीज़ माइनस सेलिंग प्राइस 180, देन लॉस इज़ 20,000, ऐसा लिखता मैं, ताकि माइनस में हमको न लिखना पड़े लॉस जो है। ओके, तो वो लॉस भी ऐसे ही आ जाए। तो पहले बुक वैल्यू में से मैं सेलिंग प्राइस माइनस करता अगर वहाँ पे लॉस होता। अगर आप तब भी चाहे तो अगर आप बोले कि सर ना लॉस हो तो भी हमको 180 में से ही 2 लाख रुपीज़ माइनस करने हैं। बुक वैल्यू से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ हो, अगर आप बोलो कि हमको 180 में से 2 लाख माइनस करने हैं तो आपको -20,000 मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप लॉस लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे इन सिंपल हमको इन्वेस्टमेंट में 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जो हम लिख देंगे कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड। और न्यू बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे क्योंकि हमने सारे इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए, वो बात भी आप ध्यान में रखना। फिफ्थ कैलकुलेशन देख लेते हैं। द क्रेडिटर्स एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट एज टू 75% ऑफ 75% देयर ऑफ बाई अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। टोटल जितने क्रेडिटर्स रहेंगे उसमें 75% के आप क्या करोगे? इक्विटी शेयर इश्यू करोगे। तो हम देख लेते हैं इक्विटी शेयर कितने आएंगे। पेड बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर, टोटल क्रेडिटर्स मुझको बैलेंस शीट में दिए गए हैं 2 लाख रुपीज़। ओके, तो बैलेंस शीट में जो 2 लाख रुपीज़ है उसके आप 75% करो क्रेडिटर्स के, तो आ जाएंगे 1,50,000। उसका मतलब कि आप 1,50,000 के इक्विटी शेयर इश्यू करोगे। उसके बाद 15% इन कैश, यानी कि पेड इन कैश कितने हो जाएंगे? 2 लाख के 15%, सो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100, सो वो आ जाएंगे 30,000। तो ये 75 और 15 ये 90% हो गए, लेकिन अभी 10% बाकी है, तो वो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? वो आपको कहेगा कि लास्ट में आपको कहाँ गया है, देखिए, एंड द बैलेंस बीइंग वेव्ड। बैलेंस जो था वो क्या कर देना है? वेव कर देना है, यानी कि इतना कंपनी का प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट? दैट मीन्स गेन होगा। क्यों? क्योंकि अब इतने रुपीज़ हमको क्रेडिटर्स को पे नहीं करने, क्रेडिटर्स ने बोला कि इतने आप पे नहीं करोगे तो चलेगा, तो अल्टीमेटली तो आपको प्रॉफिट हो गया, यानी कि आपको उतना जो कैश देना पड़ता जो वो आपको बच गया, उतनी लायबिलिटी कम हो गई अल्टीमेटली, तो दैट इज़ द बेनिफिट। सो वेव्ड अमाउंट कितनी होगी? 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, सो दैट इज़ 20,000। ऐसे करोगे तो आपके पास टोटल जो है वो 2 लाख रुपीज़ क्रेडिटर्स के आ जाएंगे। ओके, ऐसे आप कैलकुलेट करो तो अगर देखो कि 2 लाख फाइनली आपको नहीं मिलते, यानी कि आपने परसेंटेज में कहाँ कोई भी गलती की होगी। ओके, 2 लाख के क्रेडिटर्स है तो अल्टीमेटली परसेंटेज वाइज आपको 2 लाख मिल जाने चाहिए। पहले 75%, फिर 15% और 10%, टोटल 100% के लिए आपको 2 लाख मिल जाने चाहिए। अगर 2 लाख में कम ज़्यादा होता है तो आपको कैलकुलेशन में कहीं भी गलती हो सकती है। ओके,
उसके बाद देखते हैं डिबेंचर होल्डर विल एक्सेप्ट 80% ऑफ देयर अमाउंट इन फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन फुल सेटलमेंट। ये एडजस्टमेंट आपको ध्यान से सोल्व करना है। हम डिबेंचर को फुल सेटलमेंट दे रहे हैं लेकिन पेमेंट सिर्फ 80% ही कर रहे हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली 20% हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। सो डिबेंचर की अमाउंट आपको बैलेंस शीट में कितनी दी गई है, 3 लाख रुपीज़। सो पेड बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स कितना होगा, 3 लाख के 80%। तो 2,40,000 हमने प्रेफरेंस शेयर दे के पे कर दिए। 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 100। सो 2,40,000 आप पे करोगे प्रेफरेंस शेयर दे के। उसके बाद जो है वेव कितना होगा, 20%। ये इनडायरेक्ट है, ये कहाँ, ये किसी भी जगह नहीं कहा है कि 20% जो है वो वेव कर रहे हैं, लेकिन ये आपको समझना है, दैट इज अ हिडन एडजस्टमेंट। ओके, सो वेव्ड अमाउंट इज 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100। सो 60,000 वेव हो गए। सो क्रेडिटर्स भी वेव करे या डिबेंचर होल्डर्स वेव करे। और अगर इसमें नहीं है लेकिन कोई और सम में अगर कहा गया हो कि डिबेंचर होल्डर अपना इंटरेस्ट वेव कर रहे हैं, अगर डिबेंचर होल्डर अपना इंटरेस्ट भी वेव करे तो वो भी अपने लिए बेनिफिट है, कंपनी के लिए वो तो बेनिफिट ही है। वो सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएगी, एक ही बात याद रखें, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएगी, क्रेडिटर्स वेव करे, डिबेंचर होल्डर्स अपनी मेन प्रिंसिपल अमाउंट वेव करे या इंटरेस्ट वेव करे। ये तीनों चीज़ें जो भी वेव होगी वो आ जाएगी आपकी कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड। क्लियर। तो यहाँ पे 60,000 का जो बेनिफिट होगा, जितना ये डिबेंचर होल्डर वेव कर रहे हैं 20%, यानी कि 60,000, तो वो आ जाएगी कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड। ऐसे टोटल आपको मिल जाएगी 3 लाख रुपीज़। अगर यहाँ पे भी 3 लाख रुपीज़ टोटल नहीं मिलते, यानी कि आपने परसेंटेज निकालने में कोई गलती की होगी। उसके बाद 7th एडजस्टमेंट जो है वो देख लेते हैं, लेकिन ये सोल्व करने के लिए आपको पूरा जो कैपिटल रिडक्शन के लिए फंड कितना है और कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज कहाँ आपने किया है, वो दोनों चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इन सिंपल वर्ड्स, आप जैसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करते हो वैसे ही तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और डिफरेंस की जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों ऐसे हेडिंग दे सकते हो, और चाहे तो आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के जैसे ही है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है। जो भी कैपिटल रिडक्शन की डेबिट साइड लिखेंगे वो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज का जो मैंने हेडिंग दिया उसमें लिखेंगे। जो भी हम कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड लिखते वो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है कैपिटल रिडक्शन इन ब्रैकेट फंड, वो उसकी साइड हम लिखेंगे। ओके, यानी कि जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे हम जितना यूटिलाइज करेंगे फंड को उसको लिखेंगे, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे कैसे हम फंड जनरेट करते हैं कैपिटल रिडक्शन के लिए, कौन कौन सी चीज़ों में से वो लिखेंगे। ओके, तो चाहे तो आप अकाउंट प्रिपेयर करो, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सारी एंट्री हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंड कहाँ से जनरेट करेंगे वो देख ले। तो पहले तो मैंने इक्विटी शेयर रिड्यूस की थी, फर्स्ट एडजस्टमेंट में इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस करके मैंने फंड जनरेट किया था 3,20,000। देन आफ्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी रिड्यूस की है 1,60,000। अभी मैं बात कर रहा हूँ राइट हैंड साइड की, कैपिटल रिडक्शन फंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इक्विटी शेयर रिड्यूस की तो आपको उतना बेनिफिट हो गया 3,20,000 का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 1,60,000 रिड्यूस किया है। इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड किए थे तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो वो भी यहाँ पे आएंगे। क्रेडिटर्स में 20,000 जो वेव कर रहे हैं क्रेडिटर्स, यानी कि रिमेनिंग 10% जो वेव कर रहे थे 20,000 रुपीज़, वो भी आएंगे। डिबेंचर होल्डर्स अभी हमने देखा 60,000 वेव कर रहे हैं, तो वो भी बेनिफिट है। सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्टमेंट में आपको कहा गया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व आप कैपिटल रिडक्शन में यूटिलाइज करेंगे, यानी कि कैपिटल रिडक्शन के टाइम आप उसका जो फंड है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व जो है उसको एज अ फंड आप यूज़ करेंगे। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में दी गई है 20,000 और जनरल रिजर्व जो है 30,000। ओके, तो वो जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं कैपिटल रिडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड, कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज साइड कहने का मतलब। उसमें आप प्रेफरेंस डिविडेंड जो पे कर रहे हो वो आएगा 72,000। फिर गुडविल राइट ऑफ कर रहे हो 1,60,000 की। पीएनएल अकाउंट राइट ऑफ कर रहे हो जो बैलेंस शीट में दिया गया है 1,90,000। ये सब राइट ऑफ करने के लिए आपको एडजस्टमेंट में कहा गया है राइट ऑफ गुडविल, पीएनएल अकाउंट, पैटर्न, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट एंड सो ऑन। तो इसलिए हम राइट ऑफ कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया गया है 23,000 और पैटर्न जो है वो दी गई है 75,000 की। ऐसे हम अगर टोटल करें
तो कैपिटल रिडक्शन जो फंड साइड है वो हमको मिलेगा 6,40,000। आपके पास इतना फंड था, आपने यूटिलाइज कितना किया, कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज साइड अगर आप टोटल करो तो आपको मिल जाएगा 5,20,000। तो कहने का मतलब आपके पास फंड था 6,40,000 का, आपने यूटिलाइज कितना किया 5,20,000। दैट मीन्स स्टिल यू हैव सम फंड। तो उसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो रिमेनिंग फंड या रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा, 6,40,000 माइनस 5,20,000। सो वी हैव रिमेनिंग फंड ऑफ ₹1,20,000। इसको कैसे यूटिलाइज करना है, प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक को राइट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज करेंगे 3:1 के प्रपोर्शन में। ओके, सो राइट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक इन टू 3:1 प्रपोर्शन। सो 1,20,000 जो है तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए कैलकुलेट करें। सो प्लांट एंड मशीनरी इज इक्वल्स टू 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। अगर 3 + 1 करोगे तो कितना होगा 4, 3:1 है यानी कि 3 + 1 तो 4 हो गया। सो प्लांट एंड मशीनरी का कितना पार्ट आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1,20,000 जो बचे हैं उसमें से 90,000 के प्लांट एंड मशीनरी हमको राइट ऑफ कर देने हैं। असेट्स में से उतनी अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर देनी है। उसके बाद स्टॉक की अगर बात करें, सो स्टॉक इज इक्वल्स टू 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड डिवाइडेड बाई 4। सो स्टॉक की अमाउंट में से हमको 30,000 रिड्यूस कर देने हैं। रिमेनिंग जितना भी रहेगा वो न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब हम क्लोजिंग कैश बैलेंस की कैलकुलेशन करते हैं। ये भी एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में अगर जल्दबाजी में क्लोजिंग कैश बैलेंस का कैलकुलेशन नहीं करता, ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैश दिया गया है वही आप न्यू बैलेंस शीट में लिख दोगे तो सम जो है यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। जो भी सम यानी कि जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिया गया हो उसमें जब भी कैश रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन आता है तो आपको कैश का कैलकुलेशन करना ही है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम दो पार्ट लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कैश रिसीव्ड एंड राइट हैंड साइड कैश पेड। अगर आप चाहे तो कैश अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें डेबिट साइड हम कैश रिसीव्ड और क्रेडिट साइड कैश जितना पे होता है वो लिखते हैं। चाहे तो आप वो अकाउंट प्रिपेयर करो, चाहे तो ऐसे ही आप सेपरेटली लिख दो। जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो क्या है, कैश क्लोजिंग कैश बैलेंस फाइंड आउट करना। तो चाहे तो आप अकाउंट प्रिपेयर करो, चाहे तो आप ऐसे ही लिख दो तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट प्रिपेयर करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो, 4-5 लाइन में ही आ जाएगा, उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो चाहे तो आप अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हो। एंट्रीज कौन सी आएगी वो देख लेते हैं। हमारे पास अभी ओल्ड बैलेंस शीट में जो अभी दी गई है वो बैलेंस शीट में कैश की बैलेंस नहीं दी है, यानी कि कैश रिसीव साइड हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं है, ये याद रखें। ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं है, कोई बात नहीं। कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें कैश मिल रही है, यस। हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो थे वो हमने सेल किए थे, तो इन्वेस्टमेंट सेल हमने किए तो उसके लिए 1,80,000 जो है वो सेलिंग प्राइस मिली थी। ओके, तो वो कैश रिसीव साइड आ जाएंगे। अब कैश पे साइड देखें, क्योंकि इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के अलावा हमारे पास कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जिसमें हमको कैश जो है वो रिसीव हुई हो। तो अब आ जाते हैं कैश पेड साइड। कैश पेड साइड क्रेडिटर्स जो है उसको आप 30,000 रुपीज़ कैश में दे रहे हो, उसका एडजस्टमेंट हमने जब सोल्व किया तो 15% कैश में दे रहे थे हम। तो 15% यानी कि उतने उसमें कितने हुए थे 30,000 रुपीज़। तो क्रेडिटर्स को आप एक 30,000 रुपीज़ कैश में पे कर रहे हो। उसके अलावा प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो तो आप डिविडेंड आप इक्विटी शेयर में पे कर रहे हो तो उसके लिए कैश नहीं जाएगा। तो उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप कैश पे करो। तो अगर आप जनरल आइडिया अगर देखो, सिर्फ ऐसे ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट के आपके पास 1,80,000 पड़े हैं, उसमें से आपने क्रेडिटर्स को सिर्फ 30,000 दिए हैं। तो अभी भी आपके पास 1,50,000 जो है वो रिमेनिंग रहेंगे। सिर्फ सोचना, 180 का बैलेंस है, 30,000 क्रेडिटर्स को दे दिए, उसके अलावा कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है जिसमें आपको कैश पे करना पड़े, तो स्टिल यू हैव 1,50,000 बैलेंस। फिर आपको देखना है बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में, उसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ उसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास कैश बैलेंस रहती है तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट विदाउट फेल पे कर ही देना है कैश में। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 1,50,000 बैलेंस है। उसके बाद आपको कंपेयर करना है बैंक ओवरड्राफ्ट की बैलेंस के साथ। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की बैलेंस कितनी है, ओनली 50,000। ओके, मेरे पास बैलेंस है 1,50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट सिर्फ 50,000 का है, यानी कि मैं पे कर सकता हूँ
बैंक ओवरड्राफ्ट उतनी बैलेंस है मेरे पास। अगर सोचो बैंक ओवरड्राफ्ट होता 2 लाख रुपीज़ का और मेरे पास बैलेंस कितनी है, ओनली 1,50,000। ओके, तो उस कंडीशन में मैं बैंक ओवरड्राफ्ट पे नहीं करता। फिर ऐसा नहीं है कि चलो अभी बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख का है, 150 बैलेंस है तो 150 पे कर दो, रिमेनिंग 50,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट जो रहेगा वो आप नेक्स्ट ईयर पे कर देना। ओके, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास पूरे जो फुल अमाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट की पे करने का बैलेंस है तो ही आप पे करोगे, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आप बैंक ओवरड्राफ्ट पे नहीं करोगे। ओके, स्ट्रिक्टली एडजस्टमेंट में कहा गया है कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट पे करना ही है तो अलग बात है। अदरवाइज ऐसी कंडीशन में जहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है, अब आपको अपने आप से करना है, वहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू हैव सफिशिएंट बैलेंस देन ओनली यू पे द बैंक ओवरड्राफ्ट। इफ द अमाउंट ऑफ कैश इज लेस देन बैंक ओवरड्राफ्ट ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ कैश जो है वो कम है, वो सफिशिएंट नहीं है। साथ साथ एडजस्टमेंट में भी नहीं किया कहा गया है, एडजस्टमेंट में कोई क्लैरिटी नहीं है। उस कंडीशन में आप बैंक ओवरड्राफ्ट पे नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि पे कर सको उतना बैलेंस ही नहीं है आपके पास। क्लियर? तो लास्ट में सिंपल लाइन आपको याद रखनी है, अगर आपके पास कैश बैलेंस सफिशिएंट है, जितना बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर सको उतना बैलेंस है तो पे करना है, अदरवाइज उससे कम बैलेंस है तो पे नहीं करना है। एडजस्टमेंट में कहा गया है तो पे कर ही देना है, तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन नहीं कहा गया है तो कंपेयर करना। अगर कम बैलेंस कैश बैलेंस है आपके पास तो पे नहीं करना, अगर ज़्यादा बैलेंस है तो पे कर देना विदाउट फेल। ये जो एंट्री है वो आप भूल ना जाओ, उसका पूरा ध्यान रखना। तो अभी मैंने क्या किया, उसमें क्रेडिटर्स को 30,000 पे कर दिए, साथों साथ मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट जो है उसके 50,000 जो बैलेंस शीट में दिए गए थे वो भी पे कर दिए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स दोनों पे करने के बाद मेरे पास कितने बैलेंस रहेगी, 1 लाख रुपीज़ की, जो क्या हो जाएगी क्लोजिंग कैश बैलेंस 1,80,000। 1,80,000 कैश रिसीव्ड है टोटल होगा, उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट के 50 और क्रेडिटर्स के 30,000 माइनस करो तो आपके पास 1 लाख क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगी, जो न्यू बैलेंस शीट में हम लिखेंगे। उसके बाद जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो सिंपली हम किसके लिए करते हैं, जो शेयर कैपिटल रिड्यूस करते हैं उसके लिए। सो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटेड 3,20,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिटेड 1,60,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4,80,000, बीइंग इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस। सेकेंड जनरल एंट्री जो है वो जनरली हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो होता है उसके लिए करते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 72,000 टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट 72,000 बीइंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिक्लेयर। और अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है उसको पे करने के लिए थर्ड जर्नल एंट्री। सो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट 72,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 72,000 बीइंग, क्योंकि हम इक्विटी शेयर में पे कर रहे हैं इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसा लिखेंगे, बीइंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। फोर्थ जर्नल एंट्री जो है वो हम इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है उसके लिए, और फिफ्थ जर्नल एंट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट हुआ है उसके लिए करेंगे। सो फोर्थ जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,80,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। और फिफ्थ जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 30,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसके बाद देखते हैं सिक्स्थ जर्नल एंट्री, जो हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ क्रेडिटर्स जितना वेव करेंगे उसको हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर देंगे। सो उसके लिए कंबाइंड एक एंट्री करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख, और इक्विटी शेयर दे रहे हैं हम क्रेडिटर्स को तो उसमें लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000, कैश भी दे रहे हैं तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट 30,000, और जितना वेव हो रहा है क्रेडिटर्स के द्वारा उसको लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20,000। इस तरह से हम बीइंग लिखेंगे अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स सेटल बाय इक्विटी एंड कैश एंड अमाउंट वेव्ड इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसके बाद सेवन जर्नल एंट्री हम देखें तो वो आ जाएगी डिबेंचर के लिए। डिबेंचर को हम प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं और जितनी अमाउंट वेव होगी उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड। सो 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 60,000 बीइंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर सेटल एंड अमाउंट वेव्ड इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देन आफ्टर 8th journal entry for
ट्रांसफरिंग सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 to capital reduction account 50,000, being amount of security premium and journal reserve transferred to capital reduction account. Then after 9th journal entry, capital reduction account debited to गुडविल अकाउंट जो हम राइट ऑफ करेंगे 1,60,000, टू PNL अकाउंट 1,90,000, टू पेटेंट अकाउंट 75,000 और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 23,000. इस चारों चीज़ों का अगर आप टोटल करोगे, गुडविल, PNL अकाउंट, पेटेंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये चार जो एंट्री है उसका आप टोटल करोगे तो आ जाएगा 4,48,000. जो आप लिखोगे कैपिटल रिडक्शन डेबिट, जो हमने लिखा है पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, वहाँ पे आप 4,48,000 लिखोगे, being amount write off. Then after 10th journal entry, capital reduction account debit 1,20,000 to plant and machinery account 90,000 to stock account. ये क्या है, जो कैपिटल रिडक्शन में सरप्लस फंड था उसको हमने यूटिलाइज किया प्लांट एंड मशीनरी एज वेल एज स्टॉक को राइट ऑफ करने के लिए. सो बीइंग प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक राइट ऑफ. उसके बाद बैलेंस शीट देख लेते हैं. फर्स्ट हम हेडिंग देंगे उसके व्रजेश लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 और फर्स्ट आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़. उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड एंड उसमें ए पॉइंट करके हम लिखेंगे शेयर कैपिटल. हमारे पास दो तरह की शेयर कैपिटल है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी लिखेंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल वो 8 लाख की ओल्ड बैलेंस शीट में थी, उसमें से हमने 3,20,000 रिड्यूस कर दिए हैं. 40 रुपीज़ पर शेयर रिड्यूस किए थे ना, वो 3,20,000 रिड्यूस किए. फिर 72,000 प्लस करेंगे किसके लिए, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के लिए जो न्यू इश्यू किए थे वो, प्लस करेंगे 1,50,000 किसके लिए, जो हमने क्रेडिटर्स को इश्यू किए हैं. सो 8 लाख में से आप 3,20,000 माइनस करोगे और 72,000 एंड 1,50,000 जो है वो प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा आउटर कॉलम 7,02,000. उसके बाद 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हम देखते हैं. सो 4 लाख ओल्ड बैलेंस शीट में अमाउंट थी, उसमें से 1,60,000 हमने रिड्यूस किए और 2,40,000 हमने डिबेंचर को इश्यू किए थे. सो 4 लाख माइनस 160 प्लस 240 अगर आप करोगे तो आउटर कॉलम में 4,80,000 की बैलेंस आ जाएगी. उसके अलावा बी पॉइंट जो है रिजर्व एंड सरप्लस, तो हमारे पास अभी कोई रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं. उसके बाद सेकेंड जो है नॉन करंट लायबिलिटीज़, वो भी डिबेंचर्स जो थे हमने पे कर दिए. उसके बाद थर्ड जो उसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं थी. और थर्ड देखे करंट लायबिलिटी, तो क्रेडिटर्स एक हमारे पास था लेकिन क्रेडिटर्स भी हमने पे कर दिया. क्रेडिटर्स जो ओल्ड बैलेंस शीट में थे वो भी हमने पे कर दिए, तो अभी क्रेडिटर्स की भी कोई अमाउंट नहीं है. तो ऐसे आप अगर टोटल करोगे तो 11,82,000 आपको मिल जाएंगे. उसके बाद असेट सेट देखते हैं. असेट्स का जो पार्ट है वो देखते हैं. फर्स्ट आ जाएगा नॉन करंट असेट्स, जिसमें फर्स्ट ए पॉइंट है टेंजिबल असेट्स. सो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं किया है हमने पूरे सम या पूरे कैलकुलेशन के दरमियान. तो लैंड एंड बिल्डिंग जो ओल्ड बैलेंस शीट में 4 लाख रुपीज़ थी वो सेम बैलेंस आप यहाँ पे लिखोगे 4 लाख. प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड बैलेंस शीट में 2,40,000 की दी गई है लेकिन 90,000 हमने रिड्यूस की थी कैलकुलेशन में. ओके, तो रिमेनिंग 1,50,000 जो है वो आउटर कॉलम में आ जाएगा. बी पॉइंट है इंटेंजिबल असेट, लेकिन गुडविल पैटर्न जो है वो ऑलरेडी हमने राइट ऑफ कर दिए हैं तो यहाँ पे नहीं आएंगे. उसके बाद जो है करंट असेट्स में एक स्टॉक है, स्टॉक 2,50,000 का ओल्ड बैलेंस शीट में दिया गया था, उसमें से 30,000 हमने रिड्यूस किए, राइट ऑफ किए. सो 2,40,000 में से 30,000 राइट ऑफ करेंगे तो आउटर कॉलम में 2,20,000 आ जाएंगे. फिर डेटर्स में हमने कोई भी प्लस माइनस नहीं किया है. सो ओल्ड बैलेंस शीट में 3,12,000 थे, यहाँ पे भी 3,12,000 आ जाएंगे. उसके बाद कैश के लिए हमने जो है कैलकुलेशन किया था, चाहे तो आप अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हो. तो वहाँ पे हमको बैलेंस क्लोजिंग कैश बैलेंस मिली थी 1 लाख, तो वो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे और टोटल करोगे तो आपको यहाँ पे भी 11,82,000 मिल जाएंगे. ओके, सो इस तरीके से हम जो है सम सोल्व करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा. नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है रहेगा वो मैं कराऊंगा. तो इस सम में अगर आपको कोई डाउट है, इस क्वेश्चन में अगर कोई एंट्री समझ में ना आई है, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें
और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।